विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में काफी कुछ मैं बता चुका हूं। आज का टॉपिक है विदेशी यात्री एवं लेखक। भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी यात्री और लेखक। तो विदेशी यात्री और लेखकों में यूनानी लेखक, चीनी लेखक, तिब्बती लेखक, अरबी लेखक, ये 4 प्रकार के लेखक का आपने डिवीजन करना है। यूनानी लेखकों में कौन कौन? यूनानी लेखकों को हम बोलेंगे सिकंदर के भारत आगमन से पूर्व के यूनानी लेखक। दूसरा, सिकंदर के साथ आए भारत में आए लेखक और अन्य यूनानी लेखक। तो सिकंदर के भारत आगमन से पूर्व के जो यूनानी लेखक हैं वो स्काइलैक्स है, हिकैटियस है, हेरोडोटस है और टेशियस है, जिसमें हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। उसमें भारत और फारस के संबंधों का विवरण दिया है इसने। किसने? हेरोडोटस ने। तो 4 नाम याद रखने हैं आपने। सिकंदर के भारत आगमन से पूर्व के 4 यूनानी लेखक कौन कौन है? स्काइलैक्स है, हिकैटियस है, हेरोडोटस है और टेशियस है। सिकंदर के साथ जो भारत आए थे जो लेखक, उनका नाम क्या है? नियार्कस है, आनेसिक्रिटस है और अरिस्टोबुलस है। 3 लेखक याद रखने हैं आपने। नियार्कस, दूसरा आनेसिक्रिटस और तीसरा अरिस्टोबुलस। इतना समझ में आ गया? जो नियार्कस है वो कहता है कि भारतीय लोग कपड़े पर लेखन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कपड़े पर लेखन का कार्य करते हैं। जन्मपत्री देखी है अपनी? अब तो कंप्यूटर से निकल रही है, लेकिन पहले जो पंडित जी बनाते थे वो एक कपड़े पर बनाते थे, उसको फोल्ड करके गोल किया जाता था, रोल करते थे उसको। देखी है जन्मपत्री? तो यानी उस जमाने से, बिफोर क्राइस्ट से लेकर और तब से लेकर आज तक वो परंपरा चली आ रही थी कि ज्योतिष की गणना करके आपकी जो जन्मपत्री बनती थी, जन्मपत्री, वो कपड़े पर बनती थी, है ना। तो सिकंदर के साथ आए लेखक नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। अन्य यूनानी लेखक कौन कौन है? मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। उसके बाद डायनोसियस है, उसके बाद प्लिनी है और उसके बाद टॉलमी है, भूगोल वेता टॉलमी। मेगास्थनीज, डायोनिसस, प्लिनी और टॉलमी। इतना समझ में आ गया? अभी ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं मैं, मोटा मोटा याद कीजिएगा। मेगास्थनीज की इंडिका याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसका चीनी लेखकों पे आते हैं। तो चीनी लेखकों में फाइयान है, सुंगयुन है, वेनसांग है, इत्सिंग है, मातवालिन है और चाउजूकुआ है। ये 5 का सही क्रम याद रखना आपने। फाइयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया, सुंगयुन उसके बाद आया, उसके बाद वेनसांग आया, वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया, वेनसांग के बाद इत्सिंग आया, इत्सिंग के बाद मातवालिन आया और चाउजूकुआ, ठीक है। उसके बाद तिब्बती लेखकों में अगर हम बोलेंगे तो तारानाथ, लामा तारानाथ, इसका विवरण भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इतिहास जानने के स्रोत के रूप में। तो तिब्बती लेखक किसको याद रखना आपने? तारानाथ को। फिर अरबी लेखक पढ़ने हैं आपने। अरबी लेखकों में अल-मसूदी, सुलेमान, अल-बरूनी और इब्न बतूता। कौन कौन? अल-मसूदी, सुलेमान, अल-बरूनी और इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का वासी था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इतना समझ में आ गया? और किताबुल हिंद किसने लिखी? तहकीक हिंद, किताबुल हिंद, तारीख हिंद किसने लिखी? अल बरूनी ने लिखी। किसने लिखी? किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, तारीख हिंद, अल बरूनी। ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो विदेशी यात्रियों और जो लेखक हैं उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने में इन यात्रियों का, यानी विदेशी यात्रियों और लेखकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मौर्य वंश, सुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी विदेशी यात्रियों के विवरणों से प्राप्त हुई है। विदेशी यात्रियों के विवरण से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दशा का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। अब जैसे नियार्कस बताया था मैंने, तो 326 ईसा पूर्व का है नियार्कस, जो कहता है भारतीय लोग कपड़े पर क्या करते हैं? लेखन का कार्य करते हैं।
यूनानी था ये, और ये सिकंदर की जल सेना अध्यक्ष के रूप में भारत आया था। तो सिकंदर की जल सेना का अध्यक्ष कौन था? सिकंदर दो रास्तों से आया दरअसल, एक थल मार्ग से और एक जल मार्ग से। तो जल मार्ग में जो, क्योंकि जल सेना अध्यक्ष की जरूरत पड़ती तो नियारकस, तो सिकंदर के जल सेना अध्यक्ष के रूप में भारत आया था कौन? नियारकस। कब आया था? 326 ईसा पूर्व। आने सिक्रेटस की बात करें, वो भी 326 ईसा पूर्व। आने सिक्रेटस भी सिकंदर के साथ आया था, यूनानी था। इसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। तो सिकंदर की जीवनी किसने लिखी? आने सिक्रेटस ने लिखी। किसने लिखी? अलेक्जेंडर। ये तो पता है ना कौन है अलेक्जेंडर? फिलिप सेकंड का बेटा, मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप सेकंड का बेटा, है ना। विश्व विजयी बनने का स्वप्न देखा, अपने गुरु से कहा उसने। और गुरु कौन थे उसके? बताओ। यूनान के दार्शनिकों का सही क्रम बताया था मैंने, स्पार्स बोला था मैंने आपको, एक फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले सोक्रेटिस हुआ, उसके बाद उसका शिष्य प्लेटो हुआ, उसके बाद एरिस्टोटल अरस्तु हुआ, उसके बाद सिकंदर हुआ। मतलब सिकंदर मतलब उसका शिष्य हुआ। ठीक है, तो स्पार्स फॉर्मूला याद रख लीजिए। अगर सिकंदर के गुरु का नाम याद नहीं आ रहा, तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो से पहले कौन थे? सोक्रेटिस, मतलब सुकरात। सुकरात जो दिन में लालटेन लेकर मनुष्यता की ढूंढ कर रहे थे। लोगों ने कहा पागल है। पागल नहीं थे वो, दार्शनिक थे। चलो जी, तो आने सिक्रेटस 326 ईसा पूर्व, यूनानी, सिकंदर की जीवनी लिखी। अरिस्टोबुलस 326 ईसा पूर्व, यूनानी, इसने हिस्ट्री ऑफ वॉर नामक पुस्तक लिखी। हिस्ट्री ऑफ वॉर। मेगास्थनीज 303 ईसा पूर्व का है, आपको पता ही है। किसने भेजा था मेगास्थनीज को? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की युद्ध हुआ, ऐसा बताया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने, मतलब क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ विवाह हुआ। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? हेलेना, है ना। तो उसने दहेज में 4 प्रांत दिए। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। साथ में इसको भी भेजा। किसको? मेगास्थनीज को। अपना राजदूत भेजा। किसको? मेगास्थनीज को। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी दिए अपने ससुर जी को। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। उसके बाद डाइमेकस 285 ईसा पूर्व, सीरिया, जो आज बर्बाद हो चुका है जो देश सीरिया, सीरियाई शासक एंटियोकस ने राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था इसको। सीरिया के शासक एंटियोकस ने राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है भाई, डाइमेकस को। और एक और पढ़ा था हमने, डायनोसियस। इसको इजिप्ट के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड, टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड ने राजदूत बनाकर भेजा था अशोक के दरबार में। वो कहानी तो पता होगी आपको कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 मांगे की। उसने कहा मुझे मीठी मदिरा यानी मीठी शराब भेज देना। दूसरा, हाँ, एक मीठी मदिरा, सूखे अंजीर, अंजीर होता था वहां सीरिया में। अंजीर समझते हो, ड्राई फ्रूट में आता है। सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेज देना। डाइमेकस ने 2 चीजें तो भेज दी, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर। लेकिन उसने कहा दार्शनिक हमारे यहाँ पूजनीय होते हैं, मानव व्यापार मतलब ऐसा नहीं कर सकते, हम उनको नहीं भेज सकते। तो उसने राजदूत भेजा था। किसको? डाइमेकस को। ठीक है, सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जिसका नाम था डाइमेकस, 285 ईसा पूर्व में आया। तो मैंने कहा डायनोसियस, ये मिस्र के राजा ने भेजा था। मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड ने अपना राजदूत बनाकर भेजा। चला तो बिंदुसार के दरबार के लिए था ये, लेकिन तब तक बिंदुसार की मृत्यु हो गई, है ना। और अशोक के दरबार में पहुंचा कौन? डायनोसियस। इतना समझ में आ गया। ये 285 ईसा पूर्व में आया। उसके बाद फाइयान की बात करें, 399 से 414। इसको याद भी कर लेना भाई, ये डेट याद करनी पड़ती है। पूछता फाइयान कितने साल रहा, कितने साल हो गए। कहीं कहीं पर 16 लिखा होता है, 19 को भी, 99 को भी गिनता है वो। ठीक है,
चीन का था ये फाइयान, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त सम्राट, जिसका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी एना डोमिनी में था। इसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज और संस्कृति का उल्लेख किया है और यहाँ की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। उसके बाद सुंगयुन आया, ये 518 ईस्वी में आया, चीन से आया। इसने अपने 3 वर्ष के यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की, बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। कमाल की बात यह है कि चीन में बौद्ध धर्म उस जमाने में फैल गया और चीन के लोग यहाँ पर किस तलाश में आते थे? महात्मा बुद्ध का जो संबंधित ज्ञान था उसको लेने आते थे। आज हमारे चीन के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि विस्तारवादी नीति जो चीन की है उसकी वजह से रिश्तों में खटास आई है। लेकिन एक जमाने में उनके जो भगवान थे वो हमारे यहाँ, मतलब नेपाल में लुम्बिनी में पैदा हुए, रुम्बनदेही में, और अजी हाँ मतलब इंडिया ही था पहले पूरा भाई, नेपाल ये बॉर्डर तो बाद में खींची हमने। उसके बाद गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। तो उन स्थानों, वो उनके लिए तीर्थ थे बौद्धों के लिए, तो यहाँ पर घूमने आते थे वो लोग, है ना, ठीक है। फिर लिटरेचर, मतलब उसके ज्ञान की तलाश में आते थे कि बुद्ध ने क्या कहा था भाई। बुद्ध ने क्या कहा था? संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है ना, दुख का निरोध संभव है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग, है ना। आप सब लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर तृष्णा है, इच्छा है कि जी पढ़ाई बनना है, कुछ बड़ा बनना है, अधिकारी बनना है। अधिकारी बनना है तो पढ़ना पड़ रहा है। अभी पिक्चर चल रही होती तो हंस रहे होते, सब लोग खुश हो रहे होते। नहीं नहीं, पढ़ाई में दुख रहता ना, तो दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा छोड़ दोगे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जैसे यहाँ आने से पहले आप बड़े सुखी थे, है ना, रील्स वील्स देखी, अपनी बढ़िया दिन भर अपना बिताया, क्यों? कितना देखोगे? फाइयान समझ में आ गया? किसके समय में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। सुंगयुन मैंने बता दिया, 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित करने आया था। वैनसांग 629 से 645, इसका डेट याद करना पड़ेगा आपको। ये चीन से आया था। इसका वृतांत सी यू की, इसका वृतांत कौन सा है? सी यू की। इसे हर्षकालीन भारत के समाज, धर्म और राजनीति पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। हर्षवर्धन के समय आया वैनसांग, ह से हर्षवर्धन, ह से वैनसांग, ठीक है। 629 से 645, कितने साल हो रहे भाई ये? हाँ जी, 16 साल। हाँ, तो चीन से आया था। सीयू की नामक ग्रंथ लिखा किसने? वैनसांग ने, हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन का जो इतिहास है वो बाण भट्ट के हर्ष चरित्र से भी मिलता है और वैनसांग के विवरण से भी मिलता है, ठीक है। बाकी तो वैनसांग, मैंने कहा सॉरी, हर्षवर्धन खुद ही एक विद्वान था। नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटक लिख रहा है जो राजा। भारत का अंतिम महान नरेश कौन? हर्षवर्धन, जिसको किसने पराजित किया? चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड। खाली पुलकेशिन मत बोला करो, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड। और चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड को किसने हराया? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हराया, ठीक है। अगला है इत्सिंग। इत्सिंग 671 से लेकर 675 ईस्वी तक रहा, चीन से आया। इसने अपनी पुस्तक रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया में मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित विवरण दिया है। हालांकि उसकी जो चाइनीज वर्जन होगा उसका नाम कुछ और होगा, उसका ट्रांसलेशन है ये रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। बौद्ध धर्म का जो प्रैक्टिस हो रहा है वो इंडिया में, ठीक है, उसका रिकॉर्ड दिया उसने बुद्धिस्ट रिलीजन का। अगर आदि गुरु शंकराचार्य न होते तो आप सब लोग बौद्ध होते, ये पता है। प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है आदि गुरु शंकराचार्य को। सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने में जो बड़ा योगदान रहा वो किसका रहा? आदि गुरु शंकराचार्य का, ठीक है। अल मसूदी भाई 943 ईस्वी में आया, 10वीं शताब्दी में, बगदाद से आया। ये कहां से आया? कहां पड़ता है बगदाद? इराक में बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद। इराक को पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। दजला और फरात के संगम, मतलब दजला और फरात के किनारे जो सभ्यता पनपी किसी जमाने में बहुत पुरानी, वो कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी?
और दजला और फरात का जो संगम होता है वो बसरा नामक शहर में होता है। कहां पर होता है? बसरा एक जगह पड़ती है इराक में। 10वीं सदी में महिपाल के समय में भारत आया। कौन? अल मसूदी। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुज और महिपाल को बौरा कहा। क्या कहा? महिपाल को बौरा। कहीं कहीं पर बौरा भी लिखा होता है, बौरा। पुरानी जो किताबें थी उसमें बौरा लिखा होता था। क्या कहा जी? बौरा कहा, बौरा कहा। गुर्जर प्रतिहार राज्य को क्या कहा? अल जुज कहा। किसने? अल मसूदी ने। क्लियर हो गया। उसके बाद सुलेमान 9वीं शताब्दी में आया, 851 ईस्वी में। अरब से आया। ये कहां से आया? यह 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम के समय में भारत आया। सुलेमान के अनुसार मिहिर भोज अरबों यानी मुसलमानों का घोर शत्रु था। कौन? गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज मुसलमानों और अरबों का घोर शत्रु था। मलेच्छ समझा जाता था इनको। गौमांस खाने वालों को टच नहीं करते थे किसी जमाने में। क्या बोलते थे इनको? चाहे यूनानी हो, चाहे ये जो सऊदी अरब से आए थे, तो गौमांस खाना वर्जित था इस देश में। जो भी गौमांस खाता था उसको छूते नहीं थे। ठीक है। तो सुलेमान कब? 851 अरब, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम के समय में। इन दोनों को याद रखना है आपने। ठीक है। राष्ट्रकूट पढ़ेंगे आप आगे चलकर। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट हुआ एक, जिसने अरे भाई, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया, जिसने बिगेस्ट रॉक कट टेम्पल। कब है पेपर? आएगा ये वाला क्वेश्चन। बिगेस्ट रॉक कट टेम्पल, एकाश मंदिर, एक रॉक को काटकर इतना बड़ा मंदिर बनाया, तो एलोरा का कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट, बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम स्रोत पढ़ रहे हैं खाली। अगला है अल बरूनी, अबू रेहान। अल बरूनी बचपन का नाम अबू रेहान, 11वीं शताब्दी में आया, ख्वारिज्म से आया, खीवा उज्बेकिस्तान। कहां से आया? उज्बेकिस्तान। देखा है मैप में कभी? उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान देखे हैं? हाँ, तो उज्बेकिस्तान, ख्वारिज्म। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ उसके कन्नौज अभियान के समय भारत आया। मूलतः अरबी भाषा में लिखित उसकी पुस्तक तहकीक हिंद, किताबुल हिंद, तारीख हिंद, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड साची ने किया। किसने किया? एडवर्ड साची ने किया। तहकीक हिंद का मतलब होता है भारत की खोज। तहकीक हिंद में भारतीय भूगोल, ज्योतिष, गणित, भौतिक, रसायन, धार्मिक जीवन, दर्शन, सामाजिक रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन दिया गया है। किसने? अल बरूनी ने। अल बरूनी ने कहा मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, मतलब गणित पढ़ी, भूगोल पढ़ा, भौतिक पढ़ा, रसायन पढ़ा, बट इतिहास जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। किस जैसा? इतिहास। इब्न बतूता 1333 में आया, मोरक्को वासी था, अफ्रीका से आया था ये। मोरक्को अफ्रीका। मोरक्को की कैपिटल रबात है, अटलांटिक महासागर के तट पर है इसकी राजधानी, है ना। एटलस माउंटेन रेंज मैंने बताया था। इसका यात्रा विवरण जो है रहला है, किताबुल रहला। और मैंने आपको बताया था इसने अपने देश में जाके लिखा, जिसका मतलब था सफरनामा। और इसने किसी दबाव में नहीं लिखा, किसी राजा के दरबार में तनख्वाह लेकर नहीं लिखा, इसलिए बोला जाता है कि इसका विवरण बिल्कुल सही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय के इतिहास को जानने का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है इब्न बतूता की रहला या किताबुल रहला या सफरनामा। अगला लामा तारानाथ, ये 12वीं शताब्दी में आया भाई, तिब्बत से। इसने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथों में भारत संबंधी विवरण प्रस्तुत किया है। कौन सा? कंगयूर और तंगयूर। कंगयूर और ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। लामा तारानाथ का विवरण, कंगयूर और तंगयूर। और हमने अपने समय में सीयू की से क्वेश्चन देखा है कि वेंसान की पुस्तक कौन सी थी? आंसर सीयू की। ठीक है भाई। सिकंदर के भारत आगमन से पूर्व के जो यूनानी लेखक हैं उनके बारे में बता देता हूं थोड़ा। जो स्काइलेक्स था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। ये पहला ज्ञात यूनानी है जिसने भारत भूमि पर कदम रखा। जिसने भारत भूमि पर कदम रखा। हकामनी ईरानी सम्राट दारा प्रथम के निर्देश पर सिंधु नदी की खोज में भारत आया था। किस नदी की खोज में?
डेरियस फर्स्ट ने कहा था इसको कि सिंधु नदी की खोज करो, मुहाना खोजो उसका। तो सिंधु नदी की खोज करने आया कौन? स्काइलेक्स। हिकैटियस मिलेट्स नामक लेखक ने एक भूगोल की पुस्तक लिखी, जस्ट पीरियड्स। क्या लिखी? जस्ट पीरियड्स। जस्ट पीरियड्स मतलब पृथ्वी का वर्णन। जस्ट पीरियड्स मतलब पृथ्वी का वर्णन। इसमें इसने सिंधु प्रदेश का विवरण दिया। उसके बाद हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, इतिहास का पिता कहते हैं। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का, फारस मतलब ईरान, फारस मतलब ईरान, अगर पर्शिया कहीं पर हम बोल रहे हैं इसका मतलब ईरान के बारे में बोल रहे हैं, फारस के बारे में बोल रहे हैं। आजकल सुन रहे होंगे आप कि इजराइल और ईरान बड़े दुश्मन बने हुए, युद्ध चल रहा है। सबसे बड़ा शिया देश है ईरान, क्या है? और ईरान कभी पारसियों का देश था, सूर्य पूजक, अग्नि पूजक जो थे पारसी लोग। पारसी मतलब टाटा, बिरला। उस जमाने में ये लोग भागकर भारत आए, शरण मांगी इन्होंने, इनके पूर्वजों ने, पारसियों ने। तो भारत ने उन्हें क्या की? शरण दी। रिचेस्ट कम्युनिटी है, माइनॉरिटी बोलकर नहीं रोए वो। क्या किया उन्होंने? बिजनेस किया, काम किया, देश की समृद्धि में क्या किया? योगदान दिया, आर्थिकी में योगदान दिया। ऐसे लोग पूजनीय है, टाटा जैसे लोग, जिन्होंने कई लोगों को रोजगार दिया, ठीक है, और साथ में क्या किया? देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, देश की अर्थव्यवस्था। हाँ, तो ये आपके ऊपर है, आप क्या बोलते हो? रिचेस्ट कम्युनिटी कौन? दूसरी रिचेस्ट कम्युनिटी कौन? जैन। जैन जो है, भगवान महावीर ने कहा था अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 चीजें बोली थी। 5 चीजें महावीर स्वामी ने नहीं बोली थी, पहले के तीर्थंकरों ने 4 चीजें बता दी थी, ब्रह्मचर्य जोड़ा था खाली महावीर स्वामी ने। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय। आस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब संचय ना करना, ठीक है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अगर आप गृहस्थ हैं तो अणुव्रत बोला गया, सत्य अणुव्रत, क्योंकि गृहस्थ रहते हुए थोड़ा बहुत तो चलेगा झूठ, है ना। कहां से कहां थे, कहां पे हो? अभी आ रहा हूं, बस निकल पड़ा, भले क्या सो के उठ रहे हो, है ना, अणुव्रत। तो आस्ते मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब संचय ना करना। बट सेकंड रिचेस्ट कम्युनिटी जो है वो जैन है, पढ़े लिखे हैं सब लोग, है ना, ठीक। तो उसके बाद बता रहा हूं मैं किसके बारे में? टेसियस, ये ईरान का राजवैद्य था। कहां का? टेसियस जो था वो ईरान का राजवैद्य था। इसने ईरानी अधिकारियों द्वारा भारत के विषय में जानकारी दी है। ईरान का राजवैद्य कौन? टेसियस। अगला प्लिनी, ये 23 से 79 एडी का है। ये ज्योग्राफी में भी आता है इसका नाम प्लिनी का। और कमाल की बात है कि वॉल्केनो में आता है। किसमें? हाँ, वॉल्केनो में आता है। दरअसल 78 एडी में एक वॉल्केनो में एरप्शन हुआ, उसका उल्लेख कर रखा किसने? प्लिनी ने, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें जब प्रकार पड़ रहे होते हैं वॉल्केनो में, तो प्लिनियन टाइप वॉल्केनो। कौन सा वॉल्केनो? प्लिनियन टाइप वॉल्केनो। ढूंढ के बताओ मुझे तब तक कि कौन सा वॉल्केनो था जिसका उल्लेख किया प्लिनी ने। और एक है मार्टिनिक आइलैंड पर एक पीली वॉल्केनो करके, तो उसको बोलते हैं पीलियन टाइप वॉल्केनो। बड़ा कंफ्यूजन होता है प्लिनियन टाइप वॉल्केनो एंड पीलियन टाइप वॉल्केनो। मार्टिनिक आइलैंड वाला जो वॉल्केनो उसका नाम क्या? पीली वॉल्केनो। पीलियन टाइप वॉल्केनो और प्लिनियन टाइप वॉल्केनो। तो प्लिनियन टाइप वॉल्केनो वो वॉल्केनो जिसका उल्लेख किसने किया? प्लिनी ने किया 78 एडी में। कौन सा? माउंट वेसुवियस है क्या? वेसुवियस इटली में, है ना। तो प्लिनी ने कौन सी किताब लिखी भाई? नेचुरल हिस्टोरिका लिखी। क्या लिखी? नेचुरल हिस्टोरिका लिखी। भारत को बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों का उत्पादक बताया इसने। भारत को बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों का उत्पादक बताया इसने। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि का वर्णन भी किया है। और ये वो इतिहासकार है शायद जो अपनी देश की दुर्दशा पर रोता है, कहता है कि मेरे देश का सारा सोना कहां चला गया? भारत चला गया। और भारत से क्या आया उसके बदले में? मलमल।
और वो मलमल ऐसा था कि अंगूठी पूरा थान एक अंगूठी से निकल जाता था। उसको रोमन जो नोबल्स परिवार की महिलाएं थी बड़ा पसंद करती थी। महिलाएं क्या, एक फैशन चला वहां पर, कौन सा, वो मलमल पहनने का। अब वो उसको कपड़े को पहनो न पहनो, कपड़ा तन ढकने के लिए होता है, तो तन नहीं ढक रहा था उससे, तो नैतिकता को खतरा हो गया। किसको, किसके लिए? रोम, मतलब रोम में नैतिकता को खतरा उत्पन्न हो गया। कपड़े किस लिए होते हैं? बड़ी देर में बता रहे हो, मैंने बता दिया माउंट वेसुवियस को बता रहे हैं, उसके बाद की कहानी बहुत लंबी हो चुकी। ठीक है, तो प्लिनी है जो अपने देश के उस पर रोता है कि मेरे देश का सारा सोना कहां चला गया। तो भारतीय भी बड़े अच्छे व्यापारी थे भाई, दे क्या रहे हैं? मलमल, बंगाल का मलमल, और ले क्या रहे हैं? स्वर्ण चूर्ण ले रहे हैं, उसके बदले में सोना ले रहे हैं। समझ में आ गया? तो फैशन है, क्या करे, फैशन के लिए तो मनुष्य कितना भी खर्च कर सकता है। किताबें महंगी लगती हैं, लेकिन जूस महंगा लगता है। शराब महंगी नहीं लगती, जूस महंगा लगता है। अरे बाप रे, 80 रुपए का, अरे बाप रे। नारियल पानी 60 रुपए का, कहां से आ रहा है नारियल पानी? दक्षिण भारत से आ रहा, पता नहीं समुद्र तटों से आ रहा है आपके, 80 का हो गया। अरे बाप रे, नारियल पानी 80 रुपए, जबकि सबसे अच्छा जो इस समय ड्रिंक है वो कौन सा? नारियल पानी है। एक नारियल पानी पी के आप पूरे दिन भर क्या रख सकते हैं? एनर्जी रहेगी आपके अंदर। दूसरा, शरीर के लिए बहुत ही क्या उत्तम, बच्चों के लिए बहुत उत्तम। रोगी जो हैं जितने भी, कैंसर पेशेंट्स का आखिरी फूड जो है वो या तो ज्वारा होता है या नारियल पानी होता है। समझ में आया? लेकिन नहीं पीना महंगा है वो, 60 रुपए 80 रुपए, 60 रुपए का है भाई, 60 का है भाई। अलग अलग जगह पे। हाँ हाँ, लेकिन शराब, शराब महंगी है, लेकिन वो महंगी नहीं लगती है। आज तक कभी नहीं रोए वो लोग कि महंगाई हो गई। सिलेंडर पे रोए लोग, प्याज पे रोए, टमाटर पे रोए, है ना। ऐसी मैंने कहा फैशन की चीजें हैं उस पर नहीं रोते लोग, लेकिन अगर एक किताब लेने के लिए बोल दो तो उसके लिए दिन भर चुपती हो किताब की, इतना पैसा खर्च हो गया किताब पे। चलो जी, कुछ लोग स्कूलों के पीछे पड़े हुए कि स्कूल लूट के वो हो गए हैं कि, अरे भैया अगर वो आपको सुविधाएं देंगे तो लेंगे। स्कूल्स जो हैं, नहीं है समझ में, या तो बिल्डिंग बना के दे दो उन्हें। चलिए जी, और स्कूलों में एक चीज देखी होगी आपने, हर समय कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। वो कंस्ट्रक्शन कहां से होता है? आप लोगों के पैसे से होता है। पहले कहां तक था स्कूल की? 5वीं तक था। पहले कहां तक था? प्ले ग्रुप तक था। फिर क्या हुआ जी? 5वीं तक हो गया। फिर क्या हुआ? 8वीं तक हो गया। फिर क्या हो गया? 10वीं तक हो गया। फिर क्या हुआ? 12वीं तक हो गया। तो बढ़ा कैसे? आप लोगों के पैसे से बढ़ा। नहीं आया समझ में? ठीक है जी, टॉलमी, मैंने कहा अगला जो है वो कौन है? टॉलमी, 2री शताब्दी ईस्वी का। प्रसिद्ध पुस्तक है भारत का भूगोल, प्रसिद्ध पुस्तक भारत का भूगोल। इसमें भारत की प्रमुख नदियों का उल्लेख किया गया है। किसका? भारत की प्रमुख नदियों का उल्लेख किया गया। अच्छा, उस पर नहीं रोते हैं लोग, वो प्री वेडिंग पर, शादियों पर जो विशाल धनराशि खर्च की जाती है उस पर नहीं रोते हैं। वो अजीब से जो पैटर्न आए जिसमें कई लोग घायल भी हो गए, दूल्हे दुल्हन घायल हो, उस पर नहीं रोते। उसके लिए बिल्कुल क्या, सोने पर नहीं लेते, सोना लेने में जिसका कोई मूल्य, मतलब ठीक है सुवर्ण है, ठीक है बढ़िया चीज है, लेकिन करते, पहनते कितने अपने जीवन काल में, कितनी बार पहनते हो? पहनते हो? और पहनते, पहनकर क्या करते हो? चाहते हो कि लोग देखें कि हमने पहन रखा है? कोई नहीं देखता, टाइम नहीं है दुनिया के पास। यार रील इतनी आ गई है, उसमें मोबाइल पे कौन देख रहा है? रील देखेंगे लोग। चलो जी, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ दिल्ली में, मैं जब उसमें बैठा, क्या नाम है ये, मेट्रो में, तो मैं, मुझे सीट नहीं मिली तो मैं खड़ा था, तो मैंने लंबा दूर तक देखा तो सबकी गर्दनें झुकी हुई थी, सब मोबाइल पे लगे हुए थे। एक आदमी की गर्दन ऊपर नहीं थी, कोई लैपटॉप पे लगा था, कोई मोबाइल पे लगा था, इधर भी और उधर भी। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि हमने तो जनरल की बोगी में भी सफर किया है, जहां पर तो चढ़ते ही सबसे पहले पूछते हैं, हाँ भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन जात के हो, कहाँ से कहाँ जाना है, और क्या, ये मूंगफली खाओ लो, है ना, चाय पी लो अपने थर्मस से निकाल के। तो हमने तो ऐसा काल भी देखा। फिर उसके बाद मेट्रो देखा, तो मैंने कहा ये विकास है या क्या है ये?
इसे तो विकास नहीं बोल सकते अगर आप लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे। और फिर मेट्रो वाले अब क्या कर रहे हैं कि वो फिर बीच बीच में नहीं आते, वो कुछ कुछ सिंगर्स को भेज रहे हैं, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, सुना है? तो मेट्रो में चलते हैं अब गाने, क्योंकि आपस में बात कर ही नहीं, लोग फन कर रहे हैं। फिर अब लोग वो भेजे जा रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि मनुष्यता समझाओ इनको, है ना। पहाड़ की गाड़ी में बैठो, रिश्तेदारी निकल जाएगी 2 मिनट में। हाँ बुला कख जानू तू है कौन, और फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि ये मेरे क्या रिश्तेदार है, इधर वाला भी और उधर वाला भी। चलो जी आगे, टॉलमी हो गया, भारत का भूगोल। पुस्तक देखिए, टॉलमी का भूगोल वेता है ये, इसकी पुस्तक का नाम देखिए, ज्योग्राफिया है क्या। अगला पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये तो इतनी बार क्वेश्चन आया पूछो मत। किसका लेखक कौन है? अज्ञात है। अज्ञात मतलब पता नहीं है इसका लेखक कौन है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ये 80 AD की है, 80 एना डोमिनी की है। इसका लेखक जो अज्ञात है, कोई ग्रीक नाविक था उसने लिखी, जिसने लाल सागर से लेकर भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी। और जो एरिथ्रियन सी है इसमें, इसका मतलब ही लाल सागर है। लाल सागर का एक और नाम क्या है? एरिथ्रियन सी। तो लाल सागर से लेकर, रेड सी से लेकर भारतीय समुद्र तट की यात्रा की यात्रा की और उसका वर्णन दिया। पेरिप्लस में ही पाश्चात्य जगत में रोम साम्राज्य को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची मिलती है। रोमन साम्राज्य को जो भारत निर्यात करता था, एक्सपोर्ट करता था उस जमाने में, उन वस्तुओं की पहली विस्तृत सूची किसने दी है? इस पुस्तक ने दी है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था, टॉलमी की पुस्तक, टॉलमी की पुस्तक पी से स्टार्ट होती है, टॉलमी की स्पेलिंग। हाँ, ज्योग्राफिका, हाँ ज्योग्राफिया ना, ठीक है जी। अगला मैं बता रहा हूं आपको, इतिहास के स्रोत के रूप में वास्तु और शिल्प शास्त्र संबंधी ग्रंथ। युक्तिकल्पतरु, युक्तिकल्पतरु ये किसने लिखी? परमार नरेश भोज ने लिखी, भोज परमार ने। एक आपने नाम पढ़ा मिहिर भोज, वो अलग है भाई। कौन? मिहिर भोज पढ़ा था? हाँ जी, हाँ, गुर्जर प्रतिहार शासक है वो मिहिर भोज। और ये है कौन? परमार नरेश भोज। ये बड़ा विद्वान राजा था, है ना, मुंज का भतीजा था। कौन था? मुंज का भतीजा था। ये पता है, मुंज ने एक बार इसको मरवाने के आदेश दे दिए थे, अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ इसको गर्दन काट के ले आओ। गर्दन मतलब दिखाना मुझे गर्दन काट के इसकी। तो सैनिक ले गए, तो इसने फिर एक इससे अंतिम इच्छा पूछी गई। तो इसके चाचा मुंज ने कहा, सॉरी सैनिकों ने कहा कि ठीक है भाई, ये अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो उसने कहा मैं लेटर लिखना चाहता हूँ। किसके लिए? अपने चाचा के लिए। छोटा बच्चा था मुंज, ये भोज। शायद मुंज को किसी ज्योतिषी ने ये बताया था कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा आगे चलकर। उसे लगा कि ये मुझे मार के बनेगा, इसलिए उसने कहा खत्म करो इसे। किसको? भतीजे को, है ना। तो फिर उसने एक श्लोक लिख के दिया। किसने? राजा भोज ने। और श्लोक क्या है? पहले बता रखा मैंने शायद। हाँ जी, कौन सा श्लोक है वो? जिसमें वो बताता है कि हाँ, मानधाता च महीपते कृत गुलंकार भूतागता। मानधाता जिसने एक रात में पृथ्वी जीती, वो भी भूतोगता, मतलब वो भी क्या हो गया? भूतकाल बन गया, समा गया इस धरती में। कौन? मानधाता। बताया जाता मानधाता ने एक रात में पृथ्वी जीती थी। पुरानी कहानियां है, उसने लिखा उसमें, और अपने खून से लिखा वो लेटर उसने। किसने? अपना उंगली काटी, उससे खून निकाला और लेटर भोजपत्र पर लिखा उसने अपने चाचा के लिए कि मानधाता च महीपते कृत कुलंकार भूतागता सेतुर एन महोदता विरचिता क्वासोदशा शांतका। जिन रामचंद्र ने सेतु बांधा वो भी नहीं रहे। नाम है, भगवान है, ठीक है, बट वो अब इस धरती पर नहीं है, ठीक है। क्या? सेतुर एन महोदता विरचिता क्वासोदशा शांतका अन्य चापी युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर नहीं रहे,
ऐसे करते करते उसने बहुत सारे नाम लिखे कि बड़े बड़े जो सम्राट, बड़े बड़े जो लोग थे वो नहीं रहे, हे चाचा मुंज तुम रहोगे तो अलग बात है ना। तो मुंज की, अब मुंज ने पूछा भाई, तो उन सिपाहियों ने मारा नहीं उसको, एक जानवर को मारा, तलवार पे खून लगाया, उसको छोड़ दिया जंगल में। फिर मुंज के पास गए, मुंज को कहा भाई क्या कहा था उसने, आखिरी इच्छा। उन्होंने कहा जी लेटर है ये। लेटर पढ़ा, किसने? अरे मुंज ने। भोज क्यों पढ़ेगा, भोज ने तो लिखा है, ठीक है। तो मुंज ने पढ़ा, बड़ा रोया, उसने कहा अरे मैंने इतने विद्वान अपने भतीजे को क्या कर दिया, मार दिया। तो तब फिर क्या हुआ, उसने कहा अगर ये जिंदा रहता तो कितना अच्छा होता। सिपाहियों ने कहा कि अगर आप प्राणों की क्या दे दें, माफी दे दें, तो हम कुछ बोलना चाहते हैं, वो जिंदा है, ठीक है। फिर उसको लाया गया, तब फिर बाद में राजा बनाए। और जब ये मरा, इसके दरबार में विद्वान थे बहुत बड़े, खुद भी विद्वान था, खुद भी इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं इसने, बहुत सारी पुस्तकें। जब ये मरा तो इस पर एक क्वेश्चन आया, यूपीएससी ने पूछा कि ये श्लोक किसके विषय में कहा गया है। निरालंबा सरस्वती, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, ये पंक्तियां किसकी मृत्यु पर कही गई हैं? आंसर भोज परमार की मृत्यु पर कही गई है। कि अब क्या हो गई, सरस्वती जो है वो निराश्रित हो गई है। निराश्रित हो गई है मतलब, क्योंकि जितने भी राजा मर गया, जितने विद्वानों जिनको तनख्वाह उनका दी जा रही थी, जिनको वेतन दिया जा रहा था, वो सब क्या अब कौन देगा? तो सरस्वती क्या हो गई एक तरह से, यही है। हाँ जी, क्या अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। आगे चलो, युक्तिकल्पतरु लिखी भाई इसने, क्या लिखी? इसमें विविध प्रकार की नौकाओं का वर्णन किया गया है। और अगर आपको ये लग रहा है ना कि बहुत कठिन है ये वाला क्वेश्चन की युक्तिकल्पतरु कैसे याद होगा, नौकाओं का वर्णन कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं 25 साल पहले यूपीएससी पूछ चुकी इस क्वेश्चन को। कितने साल पहले? तो ये मत सोचना कि यूपीएससी पहले आसान था अब कठिन हो गया हमारे लिए, तब भी कठिन था, आज भी कठिन है, पढ़ना पड़ता है, बस अध्ययन करना पड़ता है। तो युक्तिकल्पतरु परमार नरेश भोज ने लिखी, इसमें विविध प्रकार की नौकाओं का वर्णन है। सम्रांगण सूत्रधार परमार नरेश भोज ने लिखी, सम्रांगण सूत्रधार, इसमें विमान विद्या, यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी का वर्णन है। यांत्रिक दरबान व सिपाही रोबोट्स का भी उल्लेख किया गया है। यांत्रिक रोबोट्स, यांत्रिक सिपाही उस जमाने में लिख दिया किसने? सम्रांगण सूत्रधार। किसने? भोज परमार ने। इसने भोज सर भी बनाया। इसकी जो राजधानी थी वो धारावर्ष थी, जिसको धार बोलते हैं, आप मध्य प्रदेश में पड़ता है। सरस्वती का मंदिर है वहां पर, वाग देवी सरस्वती का। उसी के बगल में एक मस्जिद है, विवादित है, नहीं आया समझ में? बाबरी मस्जिद कांड के बाद दूसरा विवाद यहां पर उत्पन्न होने वाला था, सरकार ने दबा दिया। क्या कर दिया? वाग देवी सरस्वती और मस्जिद बगल अगल बगल है। अगला है मानसोल्लास। ये किताब लिखी किसने? चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय ने लिखी। इसमें राजा के 100 विनोदों का उल्लेख है। मानसोल्लास, चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय, राजा के 100 विनोदों का उल्लेख है। राजा किस प्रकार प्रसन्न रहता है, क्या क्या विलासिता में क्या क्या करता है, उन 100 चीजों का उल्लेख किया गया है ना। भाई एक सात्विक व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा? सात्विक खाना खाएगा, भोजन करेगा। राजा है, उसको लगता है मेरा जन्म क्या भोग विलास के लिए हुआ है ना। तो वो ऐसे नहीं करेगा, वो खाना भी खाएगा तो नाच गान भी देखेगा, तो शिकार भी करेगा, तो क्या खाने के बाद, डिनर के बाद पान भी खाएगा। तो समझ में आ रहा है? अगला है अपराजित पृच्छा। कौन सी? अपराजित पृच्छा। ये भुवन देव ने लिखी है। विश्वकर्मा और उसके पुत्र अपराजित के बीच वार्तालाप। विश्वकर्मा और उसके पुत्र अपराजित के बीच में वार्तालाप। अपराजित पृच्छा किसने लिखी? भुवन देव ने लिखी। एक है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु पुराण का परिशिष्ट माना जाता है इसको। चीनी यात्री, अगला कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। चीनी यात्री भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो भारत को यिनतू बोलते थे। वो क्या बोलते थे? यिनतू। अगर मैंने कहा आपको कि कभी चाइना चले जाओ और वो पूछें कि टू विच कंट्री डू यू बिलोंग, बोलना आई एम फ्रॉम यिनतू। क्या बोलेंगे आप? आई एम फ्रॉम यिनतू। ठीक है, वैसे तो अब मुझे नहीं लगता कि नई जनरेशन जानती होगी यिनतू, अब तो इंडिया ही जानती है। ठीक है, चलो अगला। अरब आक्रमण के समय सिंध की दशा का वर्णन कौन सा ग्रंथ करता है? तो अरबों की सिंध विजय का उल्लेख जो है वो चचनामा में मिलता है। किसके?
शायद अली अहमद ने लिखा है इसको, और खूफी द्वारा अनुवादित है, ये अनुदित है। खूफी किसके द्वारा अनुदित है? खूफी द्वारा अनुदित है चचनामा। तो चचनामा या चाचनामा दोनों चल जाता है, कहीं पर चाचनामा लिखा होता है, कहीं पर चचनामा लिखा होता है। अरबी भाषा ग्रंथ है। दरअसल राजा दाहिर था एक। कौन था? राजा दाहिर। बताया जाता है कि क्या जो मुस्लिमों के धर्मगुरु होते थे, कौन? खलीफा, उनका जहाज लुट गया बीच में कहीं। कहां? समुद्र में। अब खलीफा ने कहा कि भाई ये उसकी सीमा में पड़ता है, राजा दाहिर की। दाहिर के पास राजदूत भेजे कि भाई मेरा जहाज लुटा है, उसका हट जाना भरो। तो दाहिर ने कहा कि समुद्री लुटेरे मेरी जनता नहीं है, और ना ही समुद्र मेरी सीमा में आता है। सीमा में आता है बट समुद्री लुटेरे मेरी जनता नहीं है जिन्होंने लूटा है। अब क्या हुआ कि फिर भेजा किसने? खलीफा ने। किसको भेजा? मोहम्मद बिन कासिम को। किसको भेजा? मोहम्मद बिन कासिम को भेजा भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो दाहिर हार गया, पराजित हो गया। किससे? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। फिर राजा दाहिर की 2 पुत्रियों को ले गया वो। कहा? खलीफा के पास। और वो 2 पुत्रियों ने अपना कुछ ऐसा वार्तालाप हुआ किसके बीच में? खलीफा और पुत्रियों के बीच में, दाहिर की, कि खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिया। और इस प्रकार उन 2 राजकुमारियों ने बदला लिया अपने पिता की पराजय। समझ में आया? ठीक है। चचनामा खूफी द्वारा अनुदित है। अरब आक्रमण के समय सिंध की दशा का वर्णन करता है ये। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के पूर्वी अभियानों का विवरण कौन देता है? आंसर मातवालिन देता है। कौन देता है? चीनी यात्री मातवालिन देता है। चीनी यात्री चाउजू कुआ किस वंश का उल्लेख करता है? तो चोलों का उल्लेख करता है, वो चोल वंश। दक्षिण भारत में पढ़ते हैं हम चोल। उन चोल में भी 2 नाम पढ़ेंगे हम, राजराज और राजेंद्र चोल। राजराज फर्स्ट और राजेंद्र चोल। तो राजराज फर्स्ट वो राजा है जिसने द्रविड़ शैली का उत्कृष्टतम नमूना राजराजेश्वर टेम्पल, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर जिसको तुम बोल रहे थे, वो बनाया। किसने? तो अब ध्यान रखना, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। राजराज फर्स्ट ने बनाया, इसलिए राजराजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं उसको। ठीक है। और फिर बाद में राजेंद्र के बारे में पढ़ते हैं। राजेंद्र चोल, वो पंडित चोल बोलते हैं उसको, ज्ञानी था। उसने भी बनाया मंदिर, लेकिन उतना बड़ा नहीं बना पाया जितना कि राजराज फर्स्ट ने बनाया था। अगला, ईरान का राजवैद्य कौन है? टेशियस है। यूनानी है, ईरान का राजवैद्य है। कौन? टेशियस। वेनसांग की जीवनी किसने लिखी? उसके मित्र व्हीली ने लिखी। वेनसांग की जीवनी किसने लिखी? उसके मित्र हो तो ऐसा हो, व्हीली। कैसा? व्हीली जैसा हो जो जीवनी लिख रहा है वेनसांग, तो वेनसांग को अमर कर दे रहा है। मुसिक वंश नामक, आपकी जीवनी लिखी किसी ने? हाँ? नहीं, जिंदा ऐसे थोड़ा कि मरने के बाद लिखी जाती जीवनी, जीवित रहते हुए भी लिखी जा सकती है। कई लोग लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। बायोग्राफी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। तो कोई लिख रहा है जीवनी। वैसे तो पहले ऐसे बोला था कि स्टैचू बाद में बनाई जाती है मरने के बाद, लेकिन आज तो जिंदा रहते भी बना रहे हैं, है ना। तुषार म्यूजियम में जाइए, मोम के पुतले बने हुए सबके, जितने भी हीरो हीरोइन है, जितने भी आप। कहाँ है तुषार म्यूजियम? हाँ जी, अब तो कई जगह बन गए उसके, लेकिन बता रहा हूं मैं। तो पहले कुछ करो, तभी तो जीवनी में लिखना क्या है, क्या लिखना है कि जी जन्म यहाँ हुआ, शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई, और उसके बाद क्या किया, क्या किया, समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, विश्व के लिए क्या किया। कुछ करना पड़ेगा तभी तो लिखेंगे, तभी लोग पढ़ेंगे भी। ये थोड़े लिखेंगे कि एक पेपर दिया जी उसमें फेल हुए, फिर दूसरा पेपर दिया उसमें फेल हुए, फिर तीसरा दिया उसमें फेल हुए, और परसेंटेज किस हिसाब से लिखेंगे आपका? जब कुछ करोगे तो लिखा जाएगा। वेनसांग की जीवनी किसने लिखी? व्हीली ने लिखी। आप भी बोलते होंगे क्या। मुसिक वंश नामक ग्रंथ के से किस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त होता है? केरल का। मुसिक वंश नामक ग्रंथ से केरल का ज्ञान प्राप्त होता है। इतना समझ में आ गया भाई? तो इस प्रकार से इस चैप्टर का यहां पर क्या हो गया, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे
वो पढ़ेंगे पाषाण काल, द स्टोन एज, अगले लेक्चर में।